बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एक नया शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं उसैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। हमें यकीन है कि हमारे तमाम नाजरीन खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से ना सिर्फ मुतमिन होंगे बल्कि इसे भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे। आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए सुनो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा हुआ एक और शो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल पर और इसके बाद जानेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे से अहम खबरें। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेनेट से मंजूर होने वाले पीका एक्ट की और माहिरीन से जानेंगे कि इस मुतनाज़ा एक्ट की हकीकत क्या है। और उसके अलावा हेल्थ सेगमेंट में बात करेंगे नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे वायरल इन्फेक्शंस और उनके इलाज। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपके साथ कुछ मालूमात भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, किसी खास टॉपिक से माहिरीन की राय जानना चाहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब के पेजेस पर जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने दिल की बात कह दीजिए। क्योंकि आपके दिल की बात हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है और आप बाकायदा हमारी टीम का हिस्सा हैं जनाब, तो आपने ये सारा काम लाजमी करना है, जो कि नजफ ने बताया। अभी हम सिर्फ नजफ से यही नहीं जानेंगे बल्कि मौसम की अपडेट्स भी हम नजफ से हासिल करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सर्दी जो है वो जाती दिखाई दे रही है और गर्मी तो आन पहुंची है। नजफ, कैसा रहने वाला मौसम? आइए आपको मौसम समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां आज मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -12 और ज्यादा से ज्यादा -2 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -15 और ज्यादा से ज्यादा -4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसके दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आज वादी भर में बादलों का राज रहने के अलावा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा -3 और ज्यादा से ज्यादा 7 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। सयाहों और मकामी अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में सर्दी ने पंजे गाड़ रखे हैं। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, शांगला समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सयाहों और मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां अक्सर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मरी, गिलियात और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। जिंदा दिलों के शहर लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर टेम्परेचर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में कम से कम पारा 10 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। किसान महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर अपने मामलात तरतीब दे सकते हैं। और अब मजीद आगे चलते हैं,
रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का रुख करते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का आज दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची में दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम 12, 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाजरीन, आपने मौसम की सूरत हाल जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मुल्की मैशत की। तो कामयाबियों का सफ़र जारी है। हुकूमत ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 13 से कम होकर 12% पर आ गया है। साथ ही हुकूमत ने यह भी दावा कर रही है कि रवां माली साल के पहले 6 माह में तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हो गया है। महंगाई में मुसलसल नीचे आ रही है और इसी माह में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4% पर आ गई है और अब रवां माह में दहाई की कम तरीन सतह 3% से नीचे आ जाएगी। इसके साथ साथ आलमी बैंक ने पाकिस्तान मईशत में बेहतरी की पेशगोई करते हुए इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। दूसरी जानिब महंगाई से मुतालिक गैलप पाकिस्तान ने एक नया सर्वे जारी किया है, जिसमें 64% पाकिस्तानियों ने हुकूमत के दावों पर शुकुक व शुबहात का इजहार किया है और उन्हें मानने से इनकार किया है, जबकि 22% पाकिस्तानी हुकूमती बयानात से मुतमईन दिखाई देते हैं। सर्वे के मुताबिक 69% खातीन जबकि 60% मर्दों ने महंगाई कम होने के दावों को मानने से इनकार किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत नदीम उल हक साहब ने। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी मौशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी शरह सूद में कमी से, और ज़रा हमारी नाजरीन को ये बता दें कि कौन से ऐसे मौशी अवामिल होते हैं जिसके बायस शरह सूद में कमी की जाती है। देखिए, ये शरह सूद की जो कमी जो है या इंटरेस्ट रेट की कमी, वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आती है कि इन्फ्लेशन लग रहा है कि कम हो रही है और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है, जो रिपोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो तो थोड़ी कम हुई है, बिल्कुल हुई है। और आगे को जो सिचुएशन है उसमें अनक्लियर है कितनी कम हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी कहा है कि अभी क्लियर नहीं कि कितनी इन्फ्लेशन कम हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने के ये मतलब वक्ती तौर पे हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी तो ये देखती है कि आगे को इन्फ्लेशन मुसलसल कितनी कम होगी। हुकूमत को अपने लिए तसलसल चाहिए, इकोनॉमिक्स की तसलसल नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। तो यस, ये इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उन्होंने 12 किया, बड़ा अच्छा किया। उन्होंने ज़रा कंजर्वेटिवली इंटरेस्ट रेट कम किया, पूरा कम नहीं किया। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट तो आपकी बड़ी कोई नहीं। असल चीज़ जो देखने वाली है, जो आप लोग मीडिया वालों को बार बार बताता हूँ, एक चीज़ देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं बड़ी, क्योंकि लोग अभी भी डरे बैठे हैं। टैक्स रेट बहुत हाई है, रेगुलेशन बहुत हाई है। हुकूमत सिर्फ फॉरेनर्स को जाती है और कहती है कि हमें इन्वेस्ट करो, लोकल्स को कहती तुम इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, तुम करोगे तो हम तुम्हें जूते मारेंगे, बिकॉज तुम बड़े गंदे लोग हो। लोकल्स को हमेशा हम बुरा समझते हैं। लोकल्स को टैक्स वाले भी डंडे मारते हैं, लोकल्स की बिजली छीन लेते हैं, गैस छीन लेते हैं। दुनिया में तरक्की होती जब लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े। बिल्कुल ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। पर लोकल इन्वेस्टमेंट। नदीम साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, अपनी एक्सपर्ट राय दीजिएगा कि शरह सूद कम होने से मुल्की मैशत में कितनी बेहतरी आएगी। देखिए जी, अगेन बेहतरी का मतलब क्या है? मेरे लिए बेहतरी का मतलब बड़ा सिंपल है, इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ ताल्लुक होता है, बाकी मुझे नहीं पता बेहतरी आप क्या समझते हैं बेहतरी है। हाँ, ये जरूर है पाकिस्तानियों के, ये हम लोगों को एक आदत पड़ गई कि शायद को बाहर से पैसे दे देगा, हम खा के चुप करके वापस नहीं करेंगे। ये तो बचपन में ये बेवकूफ़ी है। हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, हम काम कितना कर रहे हैं, वो असल तरक्की होती है, वो असल बेहतरी होती है।
तो इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही, नए प्रोजेक्ट्स कोई नहीं लग रहे, हम भाग रहे हैं दूसरों के पीछे, बाहर भाग रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें। वो तब इन्वेस्ट करेंगे जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, हमें तो करने नहीं देती हुकूमत। भाई हम मैं तो कर नहीं सकता, बट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे तो रो रहे हैं कि जी हमारे ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, बिजली की मुसीबत डाली हुई है, कभी गैस छीन रहे हैं, कभी बिजली, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके नजदीक, आपकी आप एक्सपर्ट हैं चूंकि, तो आपके नजदीक फिर वे आउट क्या है? किस तरह से बिजनेस फ्रेंडली माहौल जो है वो आप बना सकते हैं कि बाहर वालों को तो छोड़े, कम से कम लोकल जो इन्वेस्टर है आप उनको तो फैसिलिटेट करें, वो तो अपना पैसा निकाल के लगा सकें कारोबार में? तो इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई हैं, अगर आई होप आप मुझे गूगल भी कर लें तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें। होम प्लान भी बनाया हुआ है, ग्रोथ प्लान, 1000 चीजें लिखी हुई हैं। पर हुकूमत है, हुकूमत कहती नहीं जी हमने लोकल बंदे की बात नहीं सुननी, वो बाहर के कंसल्टेंट की बात सुनते हैं, बाहर के कंसल्टेंट लेके आते हैं। इसमें जो सबसे आसान तो कोई चीज़ नहीं, आसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ मुश्किल होती है। ये है कि इनको हुकूमत को जो राइट साइजिंग पिछले 50 साल से बात करें, कर भी तो देना जी। तो ये राइट साइजिंग का मतलब है कि एकदम जैसे मिलेई ने अर्जेंटीना में एक प्रोग्राम करें ना, मिलेई पे अर्जेंटीना पे, हमारे लोगों को पता है दुनिया में क्या होता है जी। उसने आते साथ उसने बोर्ड पे लगाई मिनिस्ट्री, उसने कहा गई, एक और मिनिस्ट्री लगाई गई, एक और मिनिस्ट्री लगाई, उसने 50 मिनिस्ट्री एक दिन में बंद कर दी, उसने जनाब सारा आधे सरकारी अफसर फायर कर दिए। ठीक है, यहाँ यही होना पड़ेगा, अय्याशी हो रही है। नंबर 2, सरकारी घर गाड़ी का चक्कर खत्म करें, ये कदीम जमाने की बातें, ये हिडन खर्चे हैं जो खत्म। नंबर 4, ये जो ब्यूरोक्रेट का निजाम है कि अटेस्टेशन कराओ तो ये कराओ तो वो कराओ तो वो कराओ, 1000 चीजें करनी पड़ती है, एफिडेविट लो तो एनओसी लो, फिर इतनी मोटी मोटी पेपर की फाइलें बनाओ, फिर सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठो, फिर सरकारी अफसर के पास जब भी वो छापा मार देगा पैसे ले लेगा। ये काम खत्म होना पड़ेगा। बिजनेस का काम होता है कि वो अपना काम करें, सरकारी अफसरों से बातें ना करें, और सरकारी अफसरों का काम होता है वो किसी के पास जाके तंग ना करें। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर हमने, दूसरी चीज ये इकोनॉमी खोले, ये जो है ना टैरिफ्स लगा के आप गंदी गंदी गाड़ियां लेंगे, आप गंदे गंदे फोन लेंगे, सब ये छोड़े, बाहर की तरफ देखें। वो जब आप टैरिफ्स लोअर करेंगे, जब आप ओपन इकोनॉमी करेंगे, उस वक्त ट्रेड होती है। पूरी दुनिया ने ये सीख लिया, बहुत एक्सपीरियंस पड़ा है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बहुत एक्सपीरियंस पड़ा है, पर हम वो सीखना नहीं चाहते। और नंबर 3, ये जो लॉ का निज़ाम है, जहाँ सब लोग सारा वक्त कोर्ट्स के पीछे फिरते रहते हैं, अखबारों टीवी पे कोर्ट्स की खबरें आती रहती हैं, हमने तो कभी कोर्ट की खबरें नहीं सुनी बाहर। ये खत्म करें भाई, निज़ाम मार्केट का बनाए। और नंबर 5, ये जो प्राइसेस खुद फिक्स करते हैं, कभी डीसी रेट तो कभी ये तो कभी वो, सोवियत यूनियन ने प्राइसेस खत्म कर दी थी सेट करनी, हमें भी सब कुछ, बिजली का निजाम मार्केट पे चलने दें भाई, गैस का निजाम मार्केट पे चलने दें, एग्रीकल्चर का निजाम मार्केट, ये चीजें अगर करेंगे तो शायद 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें लोकल बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी मीशत पर गौर और फिक्र करते हुए उसको कामयाबी तक लेकर जा सके। लेकिन हुकूमत का दावा है कि महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 4% तक आ गई है, मगर 64% अवाम ने हुकूमती दावों को मानने से इनकार कर दिया। जाहिर बात है जो उनको नज़र आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अवाम हुकूमती दावों को मानने से इनकार क्यों कर रही है, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हुकूमत दे रही है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, ट्रस्ट इस मुल्क में बिल्कुल खत्म हो चुका है, एंड राइटली सो। हुकूमत ट्रस्ट बनाना नहीं चाहती, हुकूमत डंडे से काम करना चाहती है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस पे फुकुयामा ने मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले किताब लिखी थी, ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज होती है जी। ट्रस्ट अब हम इतने दावे करते हैं इस्लाम के, ये वो हमारे में ट्रस्ट कोई नहीं। हुकूमत की कोशिश से काम चलाना, और हुकूमत कोशिश करती है जैसे कि टैक्स आज बदल दिया, कल बदल दिया, आपके घर के अंदर घुस गए, टीका लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, ये सब चीजें ट्रस्ट। आप ये टैक्स की बात करें, महसूलात की बात कर रहे हैं, तो फिर एफबीआर का भी तस्करा कर लेते हैं। एफबीआर ने पहले 7 माह में 440 अरब रुपए तकरीबन टैक्स शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर किया है। एफबीआर हर बार टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम क्यों है? और फिर दूसरी जानिब बज़िद भी हैं, ये दलील भी दे रहे हैं कि जनाब हमने गाड़ियां जो है वो महंगी खरीदनी है, हमारे अफसरान को फील्ड में जाना होता है, जो कि बड़ा जरूरी है उनके पास अपनी गाड़ी हो। देखिए जी, ये तो अव्वल तो बात ही गलत है कि अफसरान को फील्ड में जाना होता है, और अगर जाना होता है तो कार गाड़ी नहीं चाहिए।
एक आधी गाड़ी काफ़ी है, जाएं आराम से, इकट्ठे मिल के जाएं, ज़रूरी नहीं कि 10-15 बंदे हैं। बरतानिया की हुकूमत में जब मैंने देखा था, मुझे याद है एक मेरा दोस्त सेक्रेटरी होता था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो ट्यूब पर जाता था अपना वहाँ दफ्तर, और उससे मैंने जब गाड़ियों का उससे पूछा, उसने कहा भाई कभी कभी हम एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, वो हमें छोड़ देती है वहाँ, और उसमें भी एक बंदा एक गाड़ी में नहीं जा सकता, 2-3 बंदे 4 बैठ के जाते हैं। ये कोई नज़र की बात होती है। जो गाड़ी है ना, इनको तो गाड़ी चाहिए, घर एक बीवी को भी चाहिए, तो एक बेटे को भी चाहिए, तो एक सन इन लॉ को भी चाहिए, फिर एक फादर इन लॉ को भी चाहिए। यहाँ तो 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती हैं, एक गाड़ी तो नहीं होती। ठीक है, आप सरकारी अफसरों, अक्सर लोगों को जाता हूँ वॉक करके देखने, सरकारी अफसरों के घर बाहर 3-4 नंबर ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इस्लामाबाद में एक 5 किलोमीटर के रास्ते मैंने गिना था 16 ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, और मुझे बताया सैटरडे वाले दिन ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ क्यों फिर रही हैं फिर भाई? सही ठीक है ना। तो फिर मुझे बताइए, हमने हिसाब लगाया कि इस्लामाबाद में सिर्फ ये जो सरकारी घर है आपके सामने है, कोई किसी को छुपे तो नहीं, कोसार मार्केट है, मेलोडी मार्केट के साथ हैं, मेलोडी मार्केट के सामने है, ये जो घर हैं इनका हमने हिसाब लगाया, अगर इनको ठीक तरह से आप ठीक तरह से डेवलप करने दें तो इसमें $55 बिलियन का फायदा होता है। लाहौर में इतने शहर में आपके पास सरकारी घर इतने ज्यादा है, और देखा था कि और लोगों ने भी बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने भी सरकारी घर बनाने शुरू कर दिए, प्रोफेसर भी कहते हैं हम सरकारी घर, सब इदारों ने, वापडा, हर किसी ने सरकारी घर बना लिए। ये जो घर है ये मुफ्त आते हैं, ये टैक्स पेयर से आते हैं ना, हमें कहते हैं हम टैक्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक फरमाया कि ये जो बिला वजह के लल्ले तलल्ले हैं ना, ये खत्म होने चाहिए, और जो अफसरान हम देखते हैं कि सरकारी इस्तेमाल के अलावा ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियां घरों में खड़ी रखते हैं और एक से ज़ायद गाड़ियां उनके पास होती हैं, ये भी अब सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए सरकारी रिहाइशों का और गाड़ियों का, और जो अब टैक्स पेयर का पैसा है वो हकीकी मानों में उस पर लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। और बिल्कुल जिस तरह से दावे कर रही है कि जनाब महंगाई कम हो रही है और शरह सूद में भी कमी हुई है, लेकिन आवाम मानने को तैयार नहीं है। आवाम कहती है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो कुछ और है, चीज़ें जो हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया वो उन्हें महंगे दामों ही दस्तयाब हैं। तो अब देखना ये कब ये जो अशियाए खुरनोश हैं, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आवाम को सस्ते दामों मैसर हो पाएंगी। तो जनाब इसी के साथ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और गले की बीमारियाँ बहुत आम हो जाती हैं। इनके अलावा ठंड के सबब हम देखते हैं कि दीगर अलामात जैसे सर में दर्द, जिस्म में दर्द, ज़्यादा ठंड लगना और नाक बहना तो आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना सकता है। रिसर्च ये बताती है कि 5 में से 1 शख्स को सर्दी के मौसम में खांसी होना आम सी बात है, जिसकी अलामात 3 हफ्तों तक रह सकती हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में 8 हफ्तों तक भी रह सकती। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इन्हीं पहलुओं पे बात करेंगे, बीमारी की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमाद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं मौसम चेंज होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बढ़ जाता है, इसकी वजूहात सिर्फ मौसम ही है या इसकी दीगर भी वजूहात हैं? देखिए, मौसम तो है ही एक वजह, सर्दी है जिसकी वजह से लोगों को बढ़ जाता है नज़ला, ज़ुकाम, लेकिन दूसरी वजह ये भी है, आप देखें ना कि जो नज़ला ज़ुकाम वाले पेशेंट्स हैं, बेसिकली घर छोटे छोटे हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं घरों में, और जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से। और दूसरा एक तो वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से नज़ला हो रहा है, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इसके काजेज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये जो कॉमन कोल्ड है या एलर्जी हो रही है उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम बढ़ सकता है, जिसमें डस्ट है, स्मोक है, आपके डिफरेंट केमिकल्स हैं, इवन लोगों को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, उससे नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ये नज़ला और ज़ुकाम क्या एक ही बीमारी है या इनमें कोई फ़र्क है, और कैसे पता चल सकता है कि कौन सा मसला जो है वो आपको इस वक्त लाहक है? अच्छा देखें, ये बेसिकली जो नज़ला ज़ुकाम है, बेसिकली ये बीमारियां नहीं हैं, ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स हैं। नज़ला और ज़ुकाम सिम्टम है, बेसिकली यूज़ करते हैं हम टर्म कॉमन कोल्ड। अच्छा, उसके लिए फिर उसमें जो सिम्टम्स होती हैं, यानी कि जो सिक्रीशंस होती हैं, वो हेड में अल्लाह ताला ने साइनसेस बनाए होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसमें सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अगर सिक्रीशंस डायरेक्टली हमारे थ्रोट में यानी कि हल्क में गिर रही हों, अगर उर्दू में इसको समझाया जाए, तो उसको हम बोल देते हैं ये जी ज़ुकाम है, ठीक है।
अगर वो नोज़ के थ्रू नॉस्ट्रियल में सिक्रीशन आ रही हो तो उसे हम बोल देते हैं ये नज़ला। सही। तो बिल्कुल डॉक्टर ठीक। साहब, आफ्टर सिम्टम्स और वजूहात, आपसे जानना चाहेंगे कुछ एहतियाती तदाबीर। मुझे ये बताइए, नज़ला और ज़ुकाम हम अक्सर देखते हैं यंगस्टर्स के अलावा बच्चों और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा हिट करती हैं, और उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यूनिटी भी हो सकती हैं या चाइल्डहुड हो सकता है। मुझे ये बताइए, उनकी हिफाजत के लिए हम क्या प्रिकॉशंस इख्तियार कर सकते हाँ हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन रेस किया है। जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं बेसिकली वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, यानी कि उनकी जो वीक होते हैं वो, ठीक है ना, उनके वायरस, उनके ऊपर बैक्टीरिया ये जल्दी असर करते हैं। अच्छा। और ये सर्दियों में मैंने आपको जैसे बताया ना, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग बाहर कम निकलते हैं बिल्कुल। सर्दी की वजह से। तो जो वायरस है उसको ग्रो करने में, क्योंकि हवा खुश्क होती है, ठीक है? हवा जब खुश्क होती है उसमें जो वायरस होता है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता है। तो उसमें बच्चों को और बूढ़ों को बचाने के लिए हमने एक तो बच्चों को और बूढ़ों की ग़िज़ा का ख्याल रखना है। ग़िज़ा का ख्याल रखना है, ठीक है। मेन जो उनको ईटेबल्स देने हैं, जो उनको खाना देना है, उसमें हमने उनको फ़िश देनी है, ओके। मीट देना है, चिकन देना है, यखनी देनी है, सूप देना है, कहवा देना है, और उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा देने हैं, यानी कि जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का एलिमेंट ज़्यादा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दें कि आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो गले में दर्द की शिकायत कर रहा है, और बहुत से लोगों के साथ ये मसला चल रहा है। मैं तो खुद इसका शिकार रह चुका हूँ और अभी भी किसी हद तक हूँ। तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ इस तरह से हो रहा है, ये क्या मामला है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दिन गर्म है, रातें ठंडी हैं, तो मौसम की तब्दीली भी असरअंदाज होती है। सर, मौसम की जो तब्दीली है वो एक वजह है, एक वजह है। एक रीज़न हो हर सकती है। चीज़ हम मौसम पे नहीं डाल सकते। जी। उसमें ये है सर, जो गला ख़राब है, गला ख़राब होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में फेरेंजाइटिस, डॉक्टर, ठीक है ना। अब ये एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और डिफरेंट इरिटेंट्स की वजह से भी हो सकता है, और उन लोगों को भी हो सकता है जिनको नाक की एलर्जी होती है। अब इसकी वजूहात ये हैं, मल्टीपल हैं, तो इस वजह से ये बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में वायरस बड़ी जल्दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। लोग ख्याल नहीं रखते, जो जिसको फेरेंजाइटिस हुआ होता है और एलर्जिक राइनाइटिस हुआ होता है जी, वो हर जगह पे छींक रहे होते हैं, खांस रहे होते हैं, वो पूरी फैमिली का अपनी का ख्याल नहीं रखते। घर में किस तरह से ख़ास तौर पर ख्याल रख सकते हैं? अगर कोई एक फर्द शिकार हो गया तो बाकी जो है उन्हें किस तरह से बचा सकते हैं? सर बिल्कुल, ये आप जैसे हमने कोरोना में आपको बताया था, लोगों को एहतियात करें, मास्क पहनना है और अपने हाथों को बार बार साबुन से या हैंड सैनिटाइज करें। सही। उसके अलावा आप जब जिसको ये हो वो रूम में रहे, दूसरों के जब पास जाए तो मास्क पहने और छींकते और खांसते हुए अपने नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर रुमाल रखे या टिश्यू रखे, और ज़्यादा बाहर ना निकले और कांटेक्ट ना करें, यानी कि आप अपनी आँखों को, नाक को, वो जो इन्फेक्टेड हाथ हैं वो ना लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ना हमें ये भी बता दें कि आजकल हम मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर देख रहे होते हैं कि वो फ्लू वैक्सीनेशन का जनाब उन्होंने लिख के लगाया होता है, आप लगवा सकते हैं। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से होती है या वैसे भी लोग लगवा सकते हैं इससे बचने के लिए? और एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, लोग सबसे पहले कोई भी मसला हो तो एंटीबायोटिक की तरफ दौड़ते हैं, तो वो लेनी चाहिए या फिर कोई और दवा है जो आप सजेस्ट करें? अच्छा सर, उसमें ये है कि जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए किसी भी एंटीबायोटिक की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आप इसका इवन कि आप घर में भी अपना प्रॉपर अगर आप रेस्ट करें और ठंडी और खट्टी चीज़ों से अवॉइड करें और हार्ट लिक्विड्स लें, और उससे आप बेहतर हो सकते हैं, अच्छी नींद लें। अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब बता दीजिए, क्या आइसक्रीम से गला ख़राब होता है? क्योंकि जब भी किसी का गला ख़राब होता है सबसे पहले हम उसको आइसक्रीम से रोकते हैं, ऐसा होता है?
देखें जी, खानी बिल्कुल देखें जी, अगर कोई सेंसिटिव है, हाँ। जिसका फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस चल रहा है, अच्छा। देन ही और शी शुड, तो वो मत खाए, आइसक्रीम बुरी है, मत खाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर हमाद ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे कि आप किस तरह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं नज़ला और ज़ुकाम से, और आपने जाना कि कैसे बचा जा सकता है। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। यहीं पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं PCAC तरमीमी बिल की। हुकूमत ने ऑपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों के शदीद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है, और PCAC तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद कल सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर करा लिया है, और सदर के दस्तखत के बाद ये एक्ट फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगा। और हुकूमत का ये दावा है कि PCAC तरमीमी बिल से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बिल सोशल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने और फेक न्यूज़ के खिलाफ लाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमें PCAC तरमीम बिल को काला कानून कह रही हैं और इसे आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दे रही हैं। कराची से खैबर तक सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, और दो टोक अल्फाज में वाज़े किया जा रहा है कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर यकतरफा तौर पर यह बिल मंजूर कराया, और इस काले कानून को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। बिल की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट है क्या? वर्किंग जर्नलिस्ट इससे किस तरह मुतासर हो सकते हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई साहिबा। शिफा साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल है क्या, और इससे प्रोफेशनल और वर्किंग सहाफ़ी कितने मुतासर हो सकते हैं, और आम आदमी को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद? पीका एक्ट तो इंतहाई मुतनाज़े है। बहुत सारे सहाफ़ी इसको काला कानून कह रहे हैं। हुकूमत ने, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने इसको बड़ी उजलत में पास कराया। इसके हवाले से हमसे मुशावरत नहीं हुई। अभी हमारी हफ्ते के दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब से और जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं उनसे इस पर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सुना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, और अता तारर साहब ने इस बात की वहाँ पर तस्दीक की और इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी ये गलती थी कि उन्होंने सहाफ़ियों से इस चीज़ पर मुशावरत नहीं की और सहाफ़ियों से इस पर बात नहीं की है। तो देखिए, हुकूमत को इस चीज़ का इदराक तो बड़ा वाज़े तौर पर है कि हुकूमत ने इस पर हमसे बात नहीं की है, जो कि करनी चाहिए थी। साथ ही साथ किस तरह से ये लोगों को मुतासर करेगा, देखिए कल तक तो हम पीका एक्ट के ऊपर चीखें मारते थे कि भाई हम सहाफ़ी हैं, हमारी सहाफ़त पे कदगन लग रही है। फेक न्यूज़ को काउंटर करने में हम आपके साथ हैं। फेक न्यूज़ हमें भी उतना ही तकलीफ़ पहुँचाती है, या हमें भी उसी तरह टारगेट करती है जिस तरह से कि आपको करती है या किसी और अरबाब इख्तियार को करे। हमारा मुद्दा उस पर सिर्फ ये है कि आप कानून साजी कर रहे हैं, इतना सख्त आपने कानून बनाया, और जो कि सिर्फ इतलाक अब सहाफ़ियों पर नहीं होता, आम शहरी पर होता है जिसके हाथ में ये डिवाइस है और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रखता है। देखिए, आईन पाकिस्तान आपको सियासी ओपिनियन रखने का और उसको एक्सप्रेस करने की गारंटी देती है। बिल्कुल, आईन पाकिस्तान आपको इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि ये आपका हक है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, आपको किसी चीज़ पर एतराज़ है। हमारे यहाँ कितने पाकिस्तानी हैं जो कि सिटीज़न जर्नलिज्म कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि जिसका मिसाल के तौर पे नादरा के अदारे के साथ या किसी DC ऑफिस में जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। वो क्या करता है, वो एक इस डिवाइस से वीडियो बनाता है, वो सोशल मीडिया पर डालता है और वो ये कहता है कि देखिए मैं DC साहब के दफ्तर आया, बैठा रहा, मैं 6 घंटे से बैठा रहा, DC साहब ने मुझे वक्त नहीं दिया। वो हर आम आदमी तो सहाफ़ियों तक नहीं पहुंच सकता ना, वो आम आदमी की रसाई सोशल मीडिया तक है जिससे कि सहाफ़ी खबर उठा लेते हैं। अब वो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर किसी आम आदमी ने किसी मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो हमने देखा इसका इतलाक हुआ, इस कानून के बनने से पहले जिस चीज़ का इतलाक हुआ वो ये था कि एक पाकपतन में एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर ने को उठा लिया गया, उसको ज़ेर हिरासत ले लिया गया, उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई, मुकदमा उस पर बना दिया। क्योंकि उसने जो ग्रुप बनाया था और जिस ग्रुप का वो एडमिन था, उस ग्रुप में किसी और ने कोई ऐसी मुतनाज़ा या ऐसी गैर महज़ब किस्म की चीज़ शेयर कर ली और उससे ये सवाल हुआ कि आपने इसको रोका क्यों नहीं। तो ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा कानून बनाया है जिसका इतलाक सारे पाकिस्तानियों पर इक्वली होता है। इसलिए हम आज जब एहतजाज कर रहे थे तो हम बार बार लोगों से भी ये दरख्वास्त कर रहे थे कि आप इसमें हमें ज्वाइन करें। ये सिर्फ सहाफ़ियों का प्रॉब्लम नहीं है, अब ये पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है। शिफा, ये मुशावरत के बगैर बनाया गया। आपसे मज़ीद हम जानना चाहेंगे, ये मुतनाज़े पीका एक्ट लाने के पीछे आपको क्या लगता है हुकूमत के क्या मकासद हैं और वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि हुकूमत जो है इस बिल की मंजूरी और नफाज में इतनी जल्दबाजी उन्होंने की है, इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए, पहले हुआ करता था तौहीन अदालत, फिर एक और आया तौहीन मज़हब। ये चीज़ें तो समझ में आती हैं ना। फिर अब आया है तौहीन पार्लिमान।
तौहीन पार्लियामान भी चलें, तौहीन पार्लियामानी लीडर। अब इस कानून के तहत मैं अपने जिस नुमाइंदे को मैंने वोट दिया है, जो मेरे हल्के से मुझसे वादे कर कर आकर उस पार्लियामान में बैठा है, उससे भी मैं तनकीद नहीं कर सकती, उससे भी मैंने ये सवाल नहीं कर सकती कि आपने मुझसे ये वादा किया था जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए हमारे घर पर आए थे कि आप यहाँ पर सड़कें जो हैं वो गटर बनवाएंगे या नालियाँ बनवाएंगे। अब मैं आपसे भी नहीं पूछ सकती, इसमें उन पर भी पाबंदी लगा दी है कि उनसे भी आप कुछ सवाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि मैं तो इसको यही कहती हूँ कि अब ये तौहीन पार्लियामानी लीडर, तौहीन हुकूमत, तौहीन फलां दफ्तर, तौहीन ये, तौहीन वो, बस अब ये तौहीन फलाना है। आगे आप खाली जगह पुर कर लें। जिस शख्स के खिलाफ आपने कोई खबर लगानी है, अगर उसको अपनी तौहीन पसंद नहीं आई और अगर वो चाहे और उसमें इतना दिल गुर्दा नहीं है, सब्र तहम्मुल नहीं है कि वो आपकी तनकीद को बर्दाश्त करे, तो वो ये कह सकता है कि आपने फलाने की तनकीद की, तौहीन की है और इसकी वजह से आप जेल में जाएंगे। सही, दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये भी कहिएगा कि मुतनाज़ा पीके एक्ट पार्लियामेंट से तो मंजूर हो चुके हैं, सदर की मंजूरी के बाद ये मुतनाज़ा बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। इस बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि ये एहतजाज जो चल रहे हैं इनको नज़रअंदाज करते हुए जबरी तौर पर बिल को नाफिज कर देगी? देखिए, मैंने पिछले दिनों मुझे किसी शख्स ने कहा था कि ये मुल्क जो है वो शरीफ आदमी के रहने की जगह अब रह नहीं गई है। तो यहाँ पर बदमाशी चल रही है और बदमाशी से ही एक तरह से हुकूमत ने इसको पास कराया ना। हमसे तो कोई बातचीत नहीं की थी। जब एक तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमें ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई और मैं इस गलती को तस्लीम करता हूँ कि हमने आपसे मुशावरत नहीं की, तो बस बात ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बदमाशी के ज़ोर पर, धौंस धांधली के ज़ोर पर अपने आप को इस कानून को मंजूर तो करा लिया है। अब मेरी आखिरी उम्मीद सदर मुमलिकत का दफ्तर है और वहाँ से अब देखना यह है कि क्या उनको भुट्टो साहब का नज़रिया याद रहता है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर स्टैंड लेती है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस पर एतराज़ात लगा के वापस भिजवाते हैं कि इसको बेहतर बनाओ, इसको देखो, इस पर सहाफ़ियों से मुशावरत करो, या वो भी इसको तस्लीम कर लेंगे और इस पर जुम्बिश कलम से इसको नाफिजुल अमल कर देंगे। ये चीज़ देखनी है। देयर इज़ स्टिल होप फॉर मी एट लीस्ट, और मुझे तो उनसे बड़ी उम्मीद है अभी भी। बिल्कुल, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि पीका एक्ट तरमीम बिल की मंजूरी से पहले एंकर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजीर इत्तलात से मुलाकात हुई, जिसमें आप भी शामिल थी। मुलाकात में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस मौका पर हुकूमत की जानिब से क्या यकीन दहानियाँ कराई गईं और उन पर कितना अमल दरामद हुआ? उसमें हमें ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि इस पर ज़रूर मुशावरत करते हैं और उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप अपनी तहरीरी सिफारिशात जो हैं या तहरीरी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमें पहुंचा दें। तो अगले दिन हमारे कुछ नुमाइंदे जो थे हमारी एसोसिएशन के और दीगर सहाफ़ी जो थे वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पहुँचे और ये तहरीरी सिफारिशात लेकर पहुँचे। वहाँ पर कायमा कमेटी में ये बिल इतनी उजलत में और इतनी तेज़ी से ये पास हुआ और ऐसा तासुर मिला कि वो सुनने ही नहीं चाह रहे थे वो बात हमारी, ना ही उन्होंने तहरीरी सिफारिशात हमसे ली और वो ये कहते थे कि भाई आप चूँकि कमेटी के मेंबर नहीं हैं तो आप नहीं दे सकते। तो फिर साथ जो कामरान मुर्तज़ा साहब थे JUIFA के रहनुमा, उन्होंने भी तहरीरी तौर पर अपनी सिफारिशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे। उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो भी धरी की धरी रह गई। और बड़ी उजलत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि मुनहरिफ कहलाए जा रहे हैं आजकल, फैसल सलीम साहब जो कि उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी तेज़ी में उसको पास भी करा दिया और पास करके और बाद में वो कहते फिरते रहे कि मैंने तो वोटिंग ही नहीं की क्योंकि चेयरमैन तो वोट कर नहीं सकता, तो मैं तो इसके खिलाफ था, मैं तो इसके खिलाफ था। हुजूर, आपके हाथ से एक चीज़ निकल के चली गई तो आप कैसे इसके खिलाफ थे? तो बाद में हमें ये भी समझ में आया कि हर शख्स जो भी वहाँ पर जब सेनेट से वॉकआउट हुआ और कल के सेशन में, और सेनेट से वॉकआउट होने के बाद सेनेटर्स हुकूमती जमातों के और अपोजिशन की जमातों के हमारे साथ आकर बैठे, तो उन्होंने हर शख्स ने ये कहा कि हम तो इसके खिलाफ हैं, देखें इसमें ये मसाइल हैं, इसमें वो मसाइल हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी खिलाफ हैं तो पास कैसे कर लिया भाई आप लोगों ने, पास कैसे हो गया ये जब आप सारे ही खिलाफ हैं? तो बस हमें तो फिर समझ ना आई कि क्या हुआ कल और फिर आज पास हो गया। हमें वैसे इस चीज़ की उम्मीद भी थी और इस चीज़ की तवक्को भी थी कि जो हुकूमत के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें इन्होंने पास ही कराना था, इनके पास और कोई चारा नहीं था इसका वो कुछ नहीं कर सकते थे, पास ही कराना था और यही उनको शायद करने की बिल्कुल सही आपने फरमाया। बहुत शुक्रिया शिफा यूसुफजई साहिबा। और आपने बताया कि क्या होता रहा कि एंकर्स के साथ जो मुलाकातें होती रहीं, हुकूमती वफ्द की अता तारड़ साहब जिन्होंने इसे अपनी गलती तो माना, तस्लीम भी किया, लेकिन इस्लाह की जानिब उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया, कोई मुशावरत इस सिलसिले में की नहीं गई। और ख़ास तौर पर जब ये आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा उजलत में जब आप ये कानून साजियाँ करवाते हैं तो फिर इन पर सवालात भी उठते हैं और लोगों के कान खड़े होते हैं कि जनाब ऐसी भी क्या जल्दी है जो आप इतनी जल्दी ये कानून मंजूर करवा रहे हैं।
जिसमें 3 साल कैद की सजा है, 20 लाख रुपए तक जुर्माना है और दोनों भी इसमें हो सकते हैं। तो जनाब अब जो बोल है वो अब देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत के कोर्ट में है, लेकिन सदर मुमलिकत के पास इस ज़मन में कोई ख़ास ज़्यादा इख्तियार होते नहीं है। उन्होंने मंजूर करना ही होता है बिल, या वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वापस भेज के ये कह सकते हैं कि इस पर ज़रा नज़रसानी की जाए या इसकी कोई शिक है उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त इत्तेहाद है उनका आपस में, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी, और सबसे बड़ी नून लीग की इत्तेहादी जमात है हुकूमत की इस वक्त। तो मुश्किलात जो हैं वो सहाफ़ियों के लिए भी बढ़ेंगी, बल्कि इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उन पर भी बढ़ेंगी, और सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क भर में सरापा एहतजाज हैं। और ये बात करें कि जनाब आएँ बैठे हमसे मुशावरत करें, अगर आपको बिल मंजूर करवाना है और इतना ज़रूरी है तो जिन शिकों पर एतराज़ है उन पर जो है वो मामलात को मिल बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे तय कर लिया जाता है, उसके बाद आप बिल मंजूर करवा लें, जो सजाएं देनी है देते और रहें। इसी बात के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कि हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और अब जिक्र करते हैं एक नहायत हसास और अहम बीमारी एड्स के बारे में, जिससे बहुत सी गलत बातें मंसूब कर दी गई हैं। चूँकि इस बीमारी का जिक्र अच्छे अल्फाज में नहीं किया जाता, इसलिए इसका शिकार मरीज अपनी बीमारी के हवाले से मुकम्मल मालूमात से बेखबर होता है और इसका टेस्ट कराने से भी गुरेज कर रहा होता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के हवाले से इजलास में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में हर साल एड्स के 3 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर जैसे इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब है, जहाँ एड्स की केसेस की तादाद 72,000 से ज़ायद हो चुकी है। इजलास में बताया गया है कि एड्स के फैलाव में तकरीबन 40% कमी आई है और मुतासरा मरीजों को मुफ्त अदवियात भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब काफ़ी है और क्या हम इसके बीमारी के फैलाव को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए मौसर इकदाम कर सकते हैं? तो आज की हेल्थ सेगमेंट में इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पाक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, ये जो एड्स के हवाले से कायमा कमेटी में पेश होने वाली रिपोर्ट है, आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होगी, देखा होगा आपने भी। ये बताइए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं केपी और लाहौर में एड्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्या वजूहात हैं इसके फैलाव? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं पाक का ज़रा ये एब्रीविएशन में आपने कहा दिया, इट इज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इट इज़ नॉट पाक। पाक तो हम सभी हैं। बिल्कुल ठीक। ज़रा थोड़ा सा जस्ट मैंने कहा कि आपको जी ज़रूर जी। देखिए, अभी एड्स के लिए कि अभी कायमा कमेटी के अंदर अब ये बता दिया, और जैसे अभी मैम अपनी एंट्रो में फरमा रही थी कि अभी जी 40% ये कम हो गया। मीन बाई के नंबर तो इससे ज़्यादा था, फिर तो खुशी होनी चाहिए। फिर इसकी खातिर तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है कि इससे नंबर बड़ा था। अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा काम किया हुकूमत ने, अवेयरनेस भी आ गई और प्रिवेंशन की तरफ भी हम सब लोग आ गए, और उससे उनके अच्छे इक़दामात की वजह से 40% एड्स पाकिस्तान में कम हो गए। फिर ये क्या कहना कि लाहौर और KPK के अंदर केसेस बढ़ गए, तो फिर बाकी केसेस कहाँ थे जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है? इट इज़ नॉट अबाउट टू कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज़ जस्ट आई वॉश कि किसी ने क्वेश्चन किया असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, और उस सवाल को पूरा करने के लिए और अपनी अफादियत बताने के लिए कि हम महकमा सेहत या जो वहाँ पे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाले लोग हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट टू जस्टिफाई कि अपने आप जानते हैं कि 1987 में गालिबन सबसे पहला केस था, दैट वाज इन हैदराबाद पाकिस्तान के साथ। अगर वैसे इसको तारीख के अंदर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के अंदर था। नाउ वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, जिसके साथ आप जैसे दोस्तों को लोगों के अंदर आगाही देनी चाहिए कि एक एड्स है, एक HIV पॉजिटिव है। लाइकवाइज के लोग अब इन्फेक्शन लिए फिरते हैं, लेकिन हर बंदा उस इन्फेक्शन से बीमार तो नहीं हो जाता। सो HIV मे बी पॉजिटिव समवन, वन हैज़ टू टेक मेजर्स, जिसकी खातिर एक शोर की ज़रूरत है। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग जिसका आज मतलब अर्ली मॉर्निंग लोगों के साथ ये कर रहे हैं, और एक डायलेमा बना के छोड़ दिया है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता HIV किसी वजह से भी हो सकती है, कहीं बाहर गए, अब इसका सारा सेक्स के साथ रिलेटेड है कि जिन्होंने HIV की होता है किरदार बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये बात तो मानते नहीं कि जनाब सैलून से कोई ना कोई इस्तेमाल शुदा कोई रेजर लग गया, कोई चीज लग गई। एक चीज थी कि एक पेशेंट कोई आ गया, पेशेंट के साथ उसने शेव करवाई या उसने अपने दांत, ठीक है, मोस्ट यही देखा जाता है कि दांत और उसके साथ ये होता है, और वहाँ से होगा। अब इससे भी एक बढ़ के चीज़ है जो हुकूमत के करने की चीज़ है, मेरे और आपके करने की चीज़ें नहीं है। आपको पता है कि लाड़काना के अंदर एड्स के कितने केसेस हुए थे, HIV के साथ साथ वहाँ पे हेपेटाइटिस C के जो केसेस हुए थे, वो था कि जो नॉर्मल एक सिरिंज यूज़ करता है जी, कोई भी क्वैक, और एक सिरिंज के साथ मल्टीपल इंजेक्शन लगवाता है, और एक इन्फेक्टेड पेशेंट को
फिर वो इंट्रोड्यूस करवाता है दूसरे पेशेंट के अंदर। सिमिलरली अभी बड़ा ताज़ा ताज़ा, आप चूँकि अब ताज़ा खबरों के साथ रहने वाले हजरात हैं, तो उसके साथ ताज़ा ताज़ा अभी मुल्तान का केस भी आपको पता होगा। डायलिसिस सेंटर क़यामत आ गई, सारा कुछ, पूरी इंतज़ामिया हिल गई, पूरी जितने भी हमारे बड़े बड़े वाइस चांसलर को हटा दो, वहाँ के प्रोफेसरों को हटा दो, मशीनें इधर कर दो। जबकि अब देखने की बात इन इकदामात के लिए, एंड व्हाट यू पीपल आर डूइंग, और इसके साथ जैसे मैम के साथ भी, कि जब ये अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वन हैज़ टू लुक इनटू कि इसकी वजूहात क्या हैं। अब अगर मुल्तान का तस्करा कर लें कि क्या HIV या एड्स ये उस मशीन के साथ फैलता है, कतई तौर पे नहीं फैलता। ठीक है, 100%, 98% उसके साथ है कि इसके लिए हेपेटाइटिस C की मशीनें जो अलग की जाती हैं, HIV के पेशेंट के लिए अलग से मशीन दुनिया के अंदर नहीं। फिर उसके अंदर एक सिस्टम है कि वहाँ पे अब सिस्टम में ये होता है कि मशीन ने खुद ब खुद अपने आप को ऑटोमेशन के तहत अपने आप को साफ पाक करना है, और फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशन खुद ही हो जाएगी। बैनी के जैसे नमाज पढ़नी है तो आपने वुजू करना है, अगर वुजू करने के बाद ही आपकी नमाज पढ़ेगा ना, अगर कोई मतलब नमाज पढ़ने वाला बंदा है, तो मशीन के अंदर भी यही डॉक्टर साहब मसला कहाँ था, आपने बड़ा अहम जो मसला अब ये है कि मसला ये होता है कि हेल्थ साइंसेस के अंदर जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर का जो हमारी साइंस है पब्लिक हेल्थ, उसके अंदर देखा जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया। दैट हैज़ टू बी द वर्क टू बी डन। मुल्तान के अंदर भी यही था, अगर लाहौर के अंदर हो रहा है, KPK के अंदर हो रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ के गुर्बत। अब नाई बैठा एक उस्तरे के साथ अगर लेके, और भले ज़मानों में आप लोग तो शहरों वाले लोग हो, और देहातों के अंदर ये तो नाई अपने थूक के साथ ही मतलब वो जिल्द को लगा के और वो शेव कर दिया करता था, एंड दैट इज़ हैपनिंग इन देहातों में होता है, गंदे पानी के साथ। बलोचिस्तान देख लें, या मतलब इवन विद इन लाहौर कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीने के साथ जितनी बीमारियां हैं, तो हुकूमत या इस कमेटी को जो देखने की मैं समझता हूँ जो ज़रूरत थी, जो इक़दामात करने की ज़रूरत थी कि उसको ढूंढने के ये कहाँ से आ रहे हैं। इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन लाहौर, तो लाहौर के अंदर वो कौन से मराकज़, कौन से इलाके हैं जहाँ से ये फैल रहा है। बिल्कुल। इफ़ इट इज़ द KPK, क्या उन्होंने सफ़र किया बाहर का, वहाँ से एड्स यहाँ पे फैली, अगर वहाँ से एड्स फैली, फिर यहाँ पे है प्रोस्टिट्यूशन इज़ वन, मतलब जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द कंसिडर टू बी इन द ग्लोबली। अच्छा डॉक्टर साहब, तशखीस के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या टेस्ट ही वाहिद हमारे पास एक वो सोर्स है जिससे हम तशखीस कर सकते हैं कि इस पर्सन को एड्स है, या इसके अलावा दूसरी अलामात भी हैं, सिम्टम्स भी हैं जिसको हम मद्देनजर रख सकते हैं? और अलामात के साथ देखिए, अलामात इसके साथ वही होती हैं जो एक किसी भी वायरल बीमारी के साथ होगी। अच्छा, फटीग महसूस होएगी, और वो भी जब डिजीज इफेक्टिव हो जाए, जब इट इज नॉट, मतलब वन हैज टू डिफरेंशिएट बिटवीन HIV पॉजिटिव एंड द एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे, उसके अंदर जो आप मतलब जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, बिल्कुल वही वाली सिम्टम्स होएगी। नकाहत महसूस होएगी, जिसम टूटिया पजिया उन्हें महसूस होएगा, मतलब बिल्कुल वीकनेस हो, अगर कहीं से ब्लीड होता है, ब्लीड बढ़ सकता है, कोई बीमारी हो जाती है लाइक वाइज के, अगर आंखों के अंदर पानी है या जुकाम हो गया तो जुकाम विल कंटिन्यू, वो दवाई को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये उसका जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को जाके ये इफेक्ट करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत को। तो कुव्वत मुदाफ़ियत जब कम होती है तो यकीनी तौर पे जो छोटी मोटी बीमारी भी होती है उसके साथ फिर चलती है। लेकिन इसका असल जो टेस्ट है, असल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के साथ वही एक टेस्ट है, दैट इज द। और इस तरह की कोई अलामत नहीं आई है जिसको आप देख के कह सकें? नहीं, ऐसे ये कहना एक ना बड़ा है कि किसी की आप डेंगू की ले लें, उसकी अलामत यही नहीं। अभी कोविड-19, मतलब सारे लोग ही डॉक्टर बन गए कोविड-19 के लिए, उनकी देखें उसकी भी यही अलामत है। अभी आजकल जो फ्लू फैला हुआ है उसकी भी यही वाली अलामत तो यही होगी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, सोसाइटल प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। सोसाइटल प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। वो लोग जो एड्स से मुतासिर हैं, मुतासरा अफराद के लिए माशरती सतह पर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस पर जरा आई थिंक ये तो आप दोनों दोस्तों को ज्यादा, मेरे से ज्यादा तहकीक होनी चाहिए। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप डायग्नोज करते हैं, हालात उनके जानते हैं। ये सोशल है जी। It is not about the patient, it is about the social dilemma. Somehow. घर वाले आइसोलेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी HIV बढ़ गई, बंदे को देखना अच्छा ये वाला वैसे, ये अच्छा आदमी नहीं है। आइसोलेशन के अंदर फिर वो पेशेंट के साथ क्या होता है, गोज इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ फिर वो अपनी जो बीमारी भी कोई शुरू होने वाली होती है वो भी बताने के लिए वो बेचारा कासिर है। तो अभी एड्स की खातिर अगर मैं मतलब इट मे बी अ वेरी स्टेटमेंट ऐसी कि एड्स के साथ भी अब इलाज तकरीबन मौजूद ही है, लेकिन ये फैलता है और जानलेवा मर्ज जिसको हम कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द जानलेवा मर्ज, इसको समझना चाहिए उसके लिए। और प्रिवेंशन की खातिर जाकर माशरे के अंदर मैं समझता हूँ दैट इज़ द अवेयरनेस
कि इफ़ इट टर्न्स अप टू बी HIV, तो खुदारा उस शख्स से या उस पेशेंट से या उस HIV पॉजिटिव से, आई डोंट कॉल हिम इज अ पेशेंट, लाइकवाइज जैसे HCV हेपेटाइटिस C के कैरियर हैं, हेपेटाइटिस B के कैरियर होते हैं, लेकिन वो मरीज नहीं होते क्योंकि उनके अंदर जाके वो सारा डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ होता। तो उन लोगों को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए, और जो उनके अजीज़ो अकारब हैं, मुआशरा है, सोसाइटी, जैसे आप कह रही हैं कि सोसाइटी को उनको आइसोलेशन में नहीं फेंकना चाहिए। ये तौलिए के इस्तेमाल से या मतलब साथ बैठ के खाने से ये मर्ज़ नहीं फैलता। HIV भले एड्स भी क्यों ना, वो भी नहीं फैलता जब तक कि उसके साथ ये कि आप ब्रश अगर कॉमन यूज़ करते हैं, पुराने मलियां दे विच हुंदा सी गरीबां दा कि एक ही बुरश हुंदा सी या एक मसवाक हुंदी सी, एंड आप तो नहीं मस्जिद में जाती, मेल मस्जिद में आप देखें तो जो अच्छी समझी जाती थी वहाँ मसवाक भी पड़ी होती थी, यू कैन हैव अ मसवाक करके तो वहाँ वज़ू खाने में, ठीक। तो वो जो चीज़ें कॉमन चीज़ें यूज़ करनी कि वैसे ही एक सिविक सेंस के साथ हाइजेनिकली नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो जिसके साथ आप टच कर सकते हो, दोज थिंग्स शुड नॉट बी शेयर्ड। लाइकवाइज ब्लेड शेयर नहीं करना चाहिए, लाइकवाइज उस तरह अगर इस्तेमाल करते हैं वो नहीं। डेंटिस्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि डेंटिस्ट हजरात चूँकि वो करते हैं दांत के साथ जो भी कामकाज, तो उसके अंदर ज़रूरी है उनकी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो। इफ़ इट इज़ नॉट तो चेक करें। हम तो यहाँ तक कहते थे कि अगर नाई के पास जाते हैं तो नाई की खातर अपना वो लेके जाएं पूरा बैग, वो मतलब जितने 500,000 रुपये का आ जाता है, एंड हैव योर ओन किट। अपनी किट के साथ अपने जो भी हजाम साहब हैं उनको कहें कि मेरे वो बाल काटे। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ काफ़ी हद तक इसके साथ, एंड हैविंग कमिंग बैक टू योर कायमा कमेटी साहिबा की तरफ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वो इफ़ेक्टिवली काम करे। ये बाय डिज़ाइन ही है कि एक आ गया आपने आज कर दिया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे लाहौर के अंदर सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। जितना काम हो रहा है वो सैटिस्फैक्टरी है? मैं नहीं समझता सर, ओवरऑल मुआशरे के अंदर और हेल्थ के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह है कि वी आर द कंट्री पाकिस्तान कि जहाँ हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर GDP का कम से कम जो है वो खर्च हम करते हैं। इट इज़ नॉट इवन 2%। तो जब आप खर्च ही नहीं करते, जब आपका उनके साथ कंसर्न ही नहीं है, प्रिवेंटेबल एलिमेंट्स को रोकने की खातिर अगर आप काम नहीं कर रही हुकूमत, तो यकीनी तौर पे उसके ऐसा तो नहीं होगा। बांग्लादेश इज अहेड, इंडिया इज अहेड, श्रीलंका इज अहेड। तो ये आपकी अपनी प्रायोरिटी की बात है कि आज मैंने टाई लगानी है, ये अपने आप को नहा के भी टाई लगानी है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी रेलेवेंट मिसाल आपने दे दी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी माहिराना राय दी है कि आपको एहतियात किन किन चीज़ों से करनी चाहिए और हुकूमत के क्या इक़दाम हैं करने वाले जिससे एड्स के फैलाव को रोका जा सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर GDP में हमें सेहत के लिए भी, जिस तरह से हमने देखा तालीम के लिए 4% मुख्तस था लेकिन सिर्फ 1% खर्च किया जा सका, तो इसी तरह जो सेहत के मामलात हैं उसमें भी GDP में हमें एक बड़ा हिस्सा रखना चाहिए ताकि लोगों को, अपनी आवाम को बीमारियों से महफूज रख सके। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अना और जिद की भेंट चढ़ गए हैं और तातुल का शिकार हो गए हैं। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात में डेडलॉक की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात पर नज़र-ए-सानी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की डेडलाइन 31 जनवरी तक है, जिसमें 3 दिन बाकी हैं। मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी और PTI अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करे। अगर इस दौरान अपोजिशन स्पीकर से राबता करती है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। दूसरी जानिब PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी सियासत का इशारा दे दिया और बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के लिए सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज़ PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इन्हें हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शमूलियत की दावत दी है। ताहम दोनों जमातों ने मुस्तकबिल में राब्ते बढ़ाने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है। उधर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने धमकी लगाई है कि 8 मई के बाद पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आदिल निज़ामी साहब। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, अब आइंदा क्या सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फिर ये कशीदगी कम कैसे होगी अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो? बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। देखिए, डायलॉग एक वाहिद रास्ता था जिसका अंदराज बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुआ। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं थी। वो कहते थे हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है,
बैक चैनल कुछ राब्ते हुए भी, लेकिन बिलाखिर उनको उसी हुकूमत के साथ जिसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी आईनी हैसियत पे उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पार्लिमान को वो नहीं मान रहे थे, उसी पार्लिमान उसी हुकूमत से उनको बात करनी पड़ी। उनके ही डिप्टी वज़ीर आज़म थे, उन्हीं की कमेटी थी, उन्हीं के स्पीकर थे जिनके साथ उनको बैठना पड़ा। और एक टाइम तो ऐसा आया कि हुकूमत थोड़ा रिलक्टेंट थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खासी डेस्परेट दिखाई दी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ताख़ीर की, फिर एकदम डेस्परेट हुए, अब उतनी ही जल्दी ये मुज़ाकरात की मेज से उठ गए हैं, जो नहीं उठना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये बैठते डायलॉग करते, जिस तरह हुकूमत ने इनको इंगेज किया, इनको कहा कि आप अपने रिटर्न तौर पर अपने जो मुतालबात हैं वो दें। तो अब इसी तरह इनको भी चाहिए था कि 28 तारीख को ये जाते और जाके हुकूमत के सामने बैठते, उनको कहते अब आप भी हमें तहरीरी तौर पर बताएं कि आप क्यों नहीं कमीशन बना सकते, आप क्यों जो हमारे लोग कैद हैं 9 मई वाक़यात के बाद से या फिर 26 नवंबर वाक़यात के बाद से, इवन बारी पीटीआई कैद है, तो क्यों आप उनको बाहर नहीं लेके आ सकते? हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। चलें कमीशन ना बनता, वो चीजें लिंगर हो जाती, डिले हो जाती। कम से कम जो लोग कैद में हैं, जिसमें लाहौर में आपकी सारी जो सेकेंडरी लीडरशिप इस टाइम जेल में है, बानी पीटीआई जेल में है, तो कहीं ना कहीं हुकूमत से कुछ ना कुछ ले सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही हमने देखा कि इसमें एकदम इतनी तब्दीली क्यों आई, तो तब्दीली वो एक पेशावर में जो मुलाकात हुई बैरिस्टर को और गंडापुर साहब की आर्मी चीफ के साथ, तो उसके बाद से हुकूमत के हल्कों में भी खदशात थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मुलाकात के बाद से थोड़ा बैक फुट पे चली गई है, वो उस तरह से सीरियसनेस नहीं रही जो पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, जो गैर यकीनी थी पाकिस्तानी सियासत में वो इस फैसले के बाद बढ़ती बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल, हमें ये भी बताइएगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे आप भी कह रहे हैं, हुकूमत क्यों अपने रवैये में लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं? आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है और क्या आइंदा दिनों में कोई मुज़ाकरात की बहाली का कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है? देखिए बिलाखिर इनको दोबारा मेज पे तो बैठना पड़ेगा। पहले डिले हुआ, ताखीर हुई और बिलाखिर आके मेज पर बैठे। अब दोबारा से एक कहने के जमूद आया है बीच में, कुछ टाइम के लिए चलेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा इनको डायलॉग करना पड़ेंगे। हुकूमत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसने अमूरे हुकूमत अमूरे मुल्क चलाना है, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत के अपने जो मामला है वो भी उस तरह से बेहतर नहीं है ना। एक डर है, एक फियर है कि किसी भी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाके कुछ रिलैक्स कर दें, उनके एक दो मुतालबात मान लें, बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाते हैं, तो फिर हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया कि ये हमारे मुतालबात है, हुकूमत का एक ही मुतालबा था कि अगर वो बाहर आते हैं, अगर आपके कारकुनान रहा होते हैं, कोई कमीशन बनता है, कोई चीजें इन्वेस्टिगेट होती हैं, तो कम से कम हमारी जो 3 साल गवर्नमेंट है इसको आपको गारंटी करना पड़ेगा कि आप आगे कोई धरना नहीं देंगे, कोई जलता जुलूस उस नोयत नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन हुकूमत को जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाती है तो उसकी सियासत जो है वो दांव पे लगती है, और हुकूमत अगर बना देती है, बानी पीटीआई बाहर आ जाते हैं किसी भी शर्त के बगैर, तो फिर हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पीटीआई क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मौलाना के दर पे हाजिरी भी इसीलिए दी गई। ये भी बताइएगा, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने यह धमकी दी है कि 8 मई के बाद पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। क्या आपको लगता है इस बार जुनैद अकबर की क़यादत तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर पाएगी? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जो होम्योपैथिक लीडरशिप है ना जनाब, वो पीछे हो जाएगी और हम आगे आएंगे। अब ये भी अल्फाज बड़े गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनल जो मामलात हैं वो उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अब वो जिसको खान अपना फ्रंट जो अपना ओपनर प्लेयर कह रहे थे अलीमिन गंडापुर, बाकी लीडरशिप, उनको वो होम्योपैथिक क़यादत कह रहे हैं। तो जो इंटरनल जो कह लें केपीके की सियासत है, मुल्की सतह पे जो पार्टी के अंदर जो मामलात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जरा बात कर जो आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब 3 से 4 बार वहां से पूरी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए पूरे लाहौर लश्कर के साथ आते हैं पार्क के ऊपर आकर जो है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या जुनैद अकबर उस तरह का प्रोटेस्ट कर पाएंगे? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। गंडापुर के साथ पूरी हुकूमती मशीनरी थी, सीएम थे, हुकूमत को भी लिहाज था, पार्टी हुकूमत को भी मसला होता था कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, उसको उस तरह से आप शेयरिंग नहीं कर सकते थे, उनको कहीं ना कहीं आपको एंगेज करना पड़ता था, कहीं ना कहीं बात करनी पड़ती थी। तो अब जुनैद अकबर साहब अगर इस तरह आएंगे, हुकूमत वहां पे गंडापुर के पीछे उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं होगी, तो वो जो परवेज कटक वाला हमने देखा था 2016 में कि वो अटक ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो ये मुझे यही लगता है कि शायद अटक ब्रिज भी ना क्रॉस कर पाए। ये पॉलिटिकल डायलॉग बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे तो उनको मुश्किलात का अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल, जैसे कि हम जानते हैं बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन के लिए सरगर्म है, अपोजिशन जमातों से राब्ते भी शुरू हो गए हैं। ग्रैंड अपोजिशन बनाने का मकसद क्या है और इससे पीटीआई को क्या हासिल होगा और वो क्या हासिल करना चाहती है?
देखें, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। हमने देखा कि 26 तारीख के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुश्किलात हैं और अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी उस तरह से डील नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एस्टैब्लिशमेंट भी उस तरह से डील नहीं कर रही जिस तरह पहले कर रही थी। तो यहाँ से बड़े सख्त किस्म का मौकफ उनको दिया गया है। तो अब वो क्या, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो करनी है। अब इस टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या है, डायलॉग से कुछ मिल नहीं रहा, तो ऑपोजिशन पार्टीज को ही आपने इंगेज करना है। लेकिन अभी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो एक ही कह ले कि बड़ी पार्टी है, वो मौलाना है। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद से अभी तक उस तरह से राम नहीं कर पाई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था। अब वो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कह ले कि अलायंस, नेचुरल अलायंस बनता भी नजर नहीं आ रहा। मौलाना को केपीके के इलेक्शन के ऊपर तहफुज़ात है, मौलाना DI खान की सियासत कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर DI खान की सियासत कर रहे हैं, बिलाखिर इमरान खान को भी इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने गंडापुर साहब को मना किया कि यार DI खान की सियासत से कम बाहर है ताकि मौलाना को इंगेज किया जा सके। तो मौलाना राजी होते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ये देखना होगा। लेकिन बिल्कुल उसका सबको इंतजार है। ये भी जरा बताइएगा कि PTI रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, मगर बानी PTI ये कहते हैं कि पसे पर्दा बातचीत जारी है। PTI के बैकडोर राब्तों की हकीकत आखिर है क्या? देखें, बैकडोर राब्ते कभी मुनक़ता हुए ही नहीं। कुछ टाइम में बीच में उनमें डिले जरूर आया, कुछ टाइम के लिए मतलब कह लें कि थोड़ा सा निचली सतह पे आगे होंगे, लेकिन राब्ते जारी रहे हैं, जो अब भी जारी हैं। लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहां से मिलना कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम है कि जो भी मिलना है मिलना वहीं से, और वो सब वो ठीक भी समझ रहे हैं कि हुकूमत के पास उस तरह से देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत के अपने स्टेक्स हैं, जब वहां से कोई उनको चीजें होंगी, तो वहां पे कोई मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, तो शायद हुकूमत भी इस पोजीशन में होकर उनको कुछ दे सके। आज खुद तो हुकूमत मुलाकात कराने की भी पोजीशन में नहीं थी। आपने देखा कि जो प्रॉमिस किया था, स्पीकर ने प्रॉमिस किया था, डिप्टी PM वहां पे बैठे हुए थे कि आपकी मुज़ाकरात करवा देंगे, आपकी मुलाकात करवा देंगे बानी PTI के साथ, तो वो जो मुलाकात थी वो भी ताकीर का शिकार रही। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मालूम है मिलना कहाँ से है, और ये हुकूमत को मालूम है कि वो क्या कुछ दे सकते हैं। लेकिन अच्छा आदिल, आपने ये बात की कि हुकूमत क्या दे सकती है। अब कल हम सुन रहे थे कि जनाब हुकूमत ये कह रही थी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत के पास कुछ ना कुछ तो था तहरीक इंसाफ को देने के लिए। आपकी नजर में वो क्या था? देखिए, वो तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमेटी मांग रही है, जुडिशल कमीशन मांग रही है। जुडिशल कमीशन बनेगा कैसे? अभी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो वहां पे एक डिवीजन नजर आ रही है, जजेस के जिस तरह के रिमार्क्स आपके सामने आ रहे हैं, क्या इन हालात में अगर हुकूमत लिख भी देती है चीफ जस्टिस को कि जी आप बना दें, कमीशन बना दें, तो चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट करना है कि किस जज को वो लगाते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम कबूल होगा? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बीच में एक कंडीशन भी रखी कि जो नाम कमीशन के लिए आएंगे वो पहले डिस्कस किए जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो चीजें भी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत चाह रही थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए। आदिल, आखिर में हमें ये भी बताइए, ये जो मुल्क में सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब सा बन गई है और कॉम्प्रोमाइज्ड भी है? कब तक ये चीज़ स्टेबिलिटी के अंदर आएगी, मुल्क में इकॉनमी स्टेबल होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा? आपको क्या नज़र आता है? देखिए, ये ख्वाहिश आपकी भी है, ये ख्वाहिश मेरी भी है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो। वो कब होगी? वो तब होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सारी चीजें उसके साथ लिंक कर रही हैं, लेकिन फिलहाल बज़ाहिर ये लग रहा है कि सियासी जमातें इस मूड में नहीं है, या जो मुख्तदर हल्के हैं वो इस मूड में नहीं है कि जनाब की कोई यहाँ पे चीजें एक बेहतर जानिब हो सके। वो डिफरेंट नोयत के फार्मूलाज लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके रिजल्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं कि चले इन्फ्लेशन रेट रुक गया, अफराती बिल्कुल आपने सही कहा कि डिफरेंट, आदिल साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अब हम तो यही चाहेंगे कि जो इस्तेहकाम वाला ना, स्टेबिलिटी वाला, वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर लिया जाए। बहुत हो गई, अवाम को बड़ा बेसब्री से इंतजार है, जिस तरह से आपने अपने तज्जिये में भी कहा। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो मुनफरिद और खूबसूरत नजर आएं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और डिज़ाइनर कपड़ों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के लिए नए और महंगे लिबास खरीदना मुश्किल बना दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन अब लाहौर में एक नया रुझान देखने में आ रहा है, और वो ये है कि आपको रेंट पे कपड़े मिल जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये ट्रेंड ना सिर्फ बजट के लिहाज से बेहतरीन है, बल्कि उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होगा जो हर तकरीब में मुख्तलिफ और नया लिबास पहनने के शौकीन हैं। हमारी नुमाइंदा रुबीना यूसुफ ने लाहौर की एक ऐसी बुटीक का विजिट किया और रेंटेड ड्रेसेस के हवाले से दिलचस्प इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो आइए देखते हैं उनकी ये खुसूसी रिपोर्ट।
वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और मैं हूँ रुबीना यूसुफ। महंगाई का दौर है और आजकल जब भी किसी के घर में शादी की बात होती है तो दुल्हन समेत तमाम घर वालों का मसला शादी के जोड़े होते हैं और ये होते भी बहुत महंगे हैं और इनका एक नुकसान भी है कि 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं पहने जाते और फिर 2 से 3 फंक्शंस आ जाते हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा, तो इसके 3 से 4 सूट्स आपको ख़रीदना पड़ते हैं। लेकिन अब महंगे तरीन, कीमती तरीन, लाखों रुपये मालियत के दुल्हन के सूट समेत फॉर्मल वियर्स, पार्टी वियर्स, ये सारे सूट्स को रेंट आउट करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज एक ऐसी ही बुटीक में हम मौजूद हैं, शौकत बुटीक में, और उनकी ओनर से बात करते हैं कि इतना ज़बरदस्त आइडिया कहाँ से लिया उन्होंने, और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं। सो बी विद अस। बुटीक के ओनर अहमद शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? I'm good। अच्छा सर बताइएगा, इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव आइडिया किसका था? ये बेसिकली ना अब से कुछ मैं आपको बताता हूँ, 20 साल पहले ना बड़े भाई की शादी हुई तो उनको आइडिया आया थोड़ा सा कि मतलब जो मेरी शेरवानी है तो क्यों ना हम अपने बुटीक पे लेके आएँ और रखें। तो मतलब वहाँ से ना भाई की जो शेरवानी थी पहले आप लोगों ने खुद खरीदी? बिल्कुल ऑब्वियसली ऑर्डर पे मतलब हमारा काम है ऑर्डर भी बनाने का, खुद बनाई शेरवानी और लहंगा सब कुछ। तो वो ऐसे ही बुटीक पे ले आए तो एक क्लाइंट आया और उसने बोला कि मतलब क्या ये शेरवानी हम लोग वेयर कर सकते हैं। ओके। तो ऐसे वहाँ से स्टार्टअप हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 20 साल से कर रहे हैं और लाहौर में मतलब एक काफ़ी टाइम हो गया हमें रेंट पे देते हुए। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को रेंट आउट किया कि लहंगा बहुत ख़राब हो गया हो, किसी ऐसी कंडीशन में कि अब रखने के काबिल नहीं है लोग का, तो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल? इसको ना हम थोड़ी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं सेफ साइड के, कोई मतलब डैमेज कर ले, कोई डैमेज ना करे, या कोई मतलब लहंगे को कभी हो जाता है कि खाना खाते खाते खाना गिर गया या कोई स्टेन लग गया तो सेफ साइड करते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कभी नहीं, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं और मतलब वापस आ जाते हैं। महंगे से महंगा जो सूट है वो यहाँ पर कितने का पड़ा होगा? हमारे पास 15-20 लाख रुपए तक के लहंगे हैं जो हम रेंट आउट करते हैं। ओके। और अगर वही क्लाइंट हमसे ऑर्डर पे बनाए, क्योंकि वो डिज़ाइनर्स के होते हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में इस तरह हैं कि हम लोग 3 से 4 लाख रुपए में जो मर्ज़ी कस्टमाइज़ करवाएं, जैसा मर्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12 लाख का सूट है तो आप लोग कितना लेते हैं पहले सिक्योरिटी? मतलब 50,000 और 1 लाख डिफरेंट होती है, मतलब डिपेंड करते हैं ड्रेस पे। और पार्टी वेयर की हम 20, 30, 10,000 मतलब कुछ भी सिक्योरिटी हम रखते ज़रूर हैं ताकि वो कस्टमर को भी पता हो कि हमने टाइमली और सेफली मतलब ड्रेस वापस पहुंचाना है। और बाकी लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो गई है, अब लोग आते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, आप बिलीव करें इतनी दुआएं देते हैं। लोग मतलब कहते हैं कि हमारे 4 लाख 5 लाख 3 लाख बचा दिया आपने, और थोड़े पैसों में चंद हज़ारों में हमें इतना आउट क्लास हमारी मतलब सोच से भी अच्छा ड्रेस दे दिया। ये बेसिकली ना 50,000 रेंट की रेंज का है ये लहंगा, फ्रंट बैक है और बहुत खूबसूरत लहंगा है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइस क्या है ये हम लोग 5 लाख में बना रहे हैं। मतलब फ्रंट बैक सेम, जो बैक शॉर्ट तो रहेंगे लोग से खरीदते भी हैं 5 लाख का किसी ने लेना है। बिल्कुल वो उनको हम ऑप्शन देते हैं ना कि हम 50% पे रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, ठीक। जो डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो, कस्टमाइज़ कराएं, वो हम 50% पे ले लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ये वलीमे का हमारा बहुत ही खूबसूरत किस्म का आर्टिकल है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खुद ही डिज़ाइन किया और ये फ्रंट बैक सेम का आर्टिकल है, बैक पे भी इसके काम है नॉर्मल। तो ये भी रेंट के लिए अवेलेबल है। इनकी जो लाइफ होती है, मैंने उठा लिया, फिर कोई और कस्टमर आया तो उसने ले लिया, वो बेसिकली ना कंडीशन चेंज हो जाती है ड्रेस की। 3 से 4 टाइम्स के बाद ना ड्रेस की वो पोजीशन नहीं रहती जो मतलब एक बिल्कुल फ्रेश की। हर क्लाइंट की कोशिश होती है कि हम रेंट पे ले रहे हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश जैसा आर्टिकल मिले। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि ब्राइडल ड्रेसेस बहुत महंगे होते हैं, क्या जो बॉयज़ के ग्रूम्स के
की भी जो शेरवानी है बहुत महंगी होती है। जी जी बिल्कुल, ग्रूम्स की भी आप शेरवानी, ग्रूम्स पहले इतने कॉन्शियस नहीं होते थे, ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे, अभी ग्रूम लड़कियों की तरह कॉन्शियस हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा मतलब ब्राइडल ने पहना है ना, हमारे ड्रेस में, हमारे दोनों में मैचिंग आ गई है, मैचिंग कुछ बहुत मिलना ज़्यादा, चाहिए। बिल्कुल इस टाइप के भी ग्रूम के अब बनने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत वेलवेट ज़्यादा पर काम हुआ। वेलवेट पे, और बिल्कुल जैसे देखें लेडीज़ की शर्ट पे फुल काम आता था, अब ग्रूम में भी आ रहा है, और डिज़ाइनर्स देखें कुछ ना कुछ डिज़ाइन करते हैं। हाँ, बस बॉयज पे वो चिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच अहमद, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे हमने अभी इनसे बात की है, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े हैं, मैंने खुद देखे हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स अभी मौजूद हैं, क्लाइंट्स आए हुए हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, देख रहे हैं। तो आज आइए उनसे बात करते हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड है, कितनी दुआएं दी जा रही हैं, और वो अपना जो पैसा बचाते हैं उसका, और वो क्या लेते हैं। मेरे साथ रहिए। हमारे साथ एक ग्रूम मौजूद है जो कि अपनी शेरवानी खुद खरीदने आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा, जो है बॉयज़ अपनी शॉपिंग भी खुद करने आते हैं, जो जी, कैसा वैसे- फील हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या सोचा है कि आप खरीदेंगे या फिर आप रेंट? यहाँ पे हमारा पहले भी विजिट हुआ हुआ, भाई वगैरह की, कजन्स वगैरह की चीज़ें वगैरह यहाँ से जाती रही रेंट पे, ठीक है। इनकी शेरवानी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, सारी कलेक्शन मज़े की है। और उसके बाद अब मेरी बारी थी तो मेरा इस बार चक्कर लगा, ठीक है। तो मेरा भी यही माइंड तो था किस कि यहाँ कलर से की आपने पसंद की? मैंने वाइट, ऑफ वाइट अभी देखी है, बाकी कलर स्कीम सिलेक्ट होगी। ओके, जो आपकी दुल्हन साहिबा पहनेगी वो आप उनसे जी, पूछेंगे। वो उनके मुताबिक ही होगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी आई एम फाइन। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ लिया अभी तक? जी जी, यहाँ से ये कि मेरे टू ब्रदर्स की शादियाँ हुई हैं, ओके। तो ब्राइडल के हमने ड्रेसेस वगैरह वलीमा के यहाँ से ही किए हैं, और लहंगे वगैरह भी, और जो पार्टी वेयर ड्रेसेस और अदरवाइज जो ज्वेलरी है इनकी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह। काशिश यहाँ के पे ऑलरेडी सारे शादी बुक जी आ जी जी चुकी जी है। काशिश के ड्रेसेस वगैरह भी लिए हैं, ज्वेलरी काफ़ी हमने यहाँ से की है, यानी हर चीज़ प्रॉपर यहाँ से हमें मिल जाती है, ज्वेलरी और सेटिस्फाइड है? जी जी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शादी किसके घर में? मेरी सिस्टर की शादी है। अच्छा, सिस्टर की शादी है। और यहाँ पर कुछ पसंद आया आपको? जी, हम लोग यहाँ पे ब्राइडल का जो है ना वो ड्रेस करवाने आए हैं, वलीमे का, और कुछ पार्टी वेयर्स वगैरह भी लेने आए हैं। और साथ ज्वेलरी मैच करेंगे? करेंगे। जबरदस्त। कभी पहले भी लिया या ये फर्स्ट ये एक्सपीरियंस? असल में हमारी बड़ी पुरानी शॉप है, हम लोग बचपन से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, इनके पुराने कस्टमर हैं आप जी, लोग। ये काफ़ी पुरानी शॉप है, तो अक्सर हम लोग फैमिली के साथ इधर आते रहते हैं। अब हमारी शादी है तो हमने सारी बुकिंग वगैरह यहाँ से करवाई है, कुछ सूट बनवाए हैं, और एक मैक्सी भी ऑर्डर पे तैयार करवाई, ओके, और कुछ चीज़ें रेंट आउट भी की हैं। इनकी ज्वेलरी स्पेशली बहुत अच्छी है, वो भी लेने आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने उनके ओनर से बात की है, यहाँ पर जो कस्टमर्स मौजूद थे उनसे बात की है, तो एवरीवन इज़ वेरी सेटिस्फाइड। लोग बहुत खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं कि लाखों की जो चीज़ें पहले आती थी, ब्राइडल सूट थे, सेमी फॉर्मल्स थे, तो अब वो हज़ारों रुपए में आते हैं, चंद पैसों में दिए जाते हैं रेंट आउट। और अब इसका जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग वो जो अपना पैसा बचाते हैं वो गोल्ड खरीद लेते हैं, या लड़कियां अपने घरों की कोई चीज़ें बना लेती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव है, और उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ले जी, रुबीना का बड़ा ज़बरदस्त आपने पैकेज देखा है कि जिस तरह हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो फिर महंगाई से निपटने के लिए ना लोगों ने जो है वो और वेज भी जो है वो क्रिएट कर ली हैं, रास्ते निकाल लिए हैं।
उन्हीं में से ये क्या जनाब, आप देखते हैं बहुत सी शादियां आपको आ रही रेंट होती पे हैं इजीली कपड़े और मिल हर शादी जाएंगे। के लिए, हर फंक्शन के लिए आप नया ड्रेस नहीं बनवा सकते। और लड़कियों को तो ये बड़ी थोड़ा सा suitable option प्रॉब्लम भी है। होता है उज़ैर कि एक दफा आपने और ड्रेस पहने तो खवातीन के दोबारा तो- मन नहीं करता पहनने खवातीन के का। तो महंगे भी होते हैं ड्रेसेस। ऐसा ही है नाजरीन। चलें, आपके पास एक तरीकेकार आ गया जिससे आप हर तकरीब पे नए कपड़े पहन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। बेसिकली हमें पता चलता रहता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। कल तक के लिए दीजिए उज़ैर और नजफ राजा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।